नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने के दिए निर्देश। आतंक के खिलाफ भारत ने तेज किया एक्शन। आतंकी आदिल और आसिफ के घरों को किया गया नेस्तनाबूद। पहलगाम हमले में दोनों थे शामिल। कश्मीर में आर्मी चीफ ने दिया गीता का ज्ञान। घाटी का किया दौरा। सैन्य अफसरों से की बात। मौजूदा हालात के साथ सेना को किया अलर्ट। दिल्ली में राहुल गांधी कैंडल मार्च में हुए शामिल। पहलगाम हमला मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। हिंदुओं को छोड़कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द। भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वालों की उमड़ी भीड़। बॉर्डर को किया गया बंद। मैनपुरी में अखिलेश यादव का दौरा। बोले आतंकियों को मिले कड़ा जवाब। हम सरकार के साथ सीधी जुबान से पहलगाम हमले को बताया सरकार की नाकामी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर राजधानी दिल्ली से है। कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में कैंडल मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च के माध्यम से उन्होंने हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देशवासियों से एकजुट होने की अपील की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इंडिया गेट पर एकत्र होकर मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण तो कांग्रेस नेताओं के साथ कैंडल मार्च में शामिल हुए राहुल गांधी। कैंडल मार्च का उन्होंने नेतृत्व किया। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं साथ कैंडल मार्च में शामिल हुए राहुल गांधी। आतंकी हमले को लेकर आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी। तो आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने कैंडल मार्च का नेतृत्व किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के 2 दिन बाद सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन सामने आया है। हमले में शामिल आतंकी का घर विस्फोट से तहस नहस हो गया है। आपको बता दें, जबकि दूसरे आतंकी के घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। वेस्टर्न वैली आतंकी हमले में आसिफ शेख और आदिल की संलिप्तता सामने आई थी। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े एक्शन का वादा किया था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान त्राल में जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकी आसिफ के घर पर पहुंची। बताया जा रहा है कि उसके घर में विस्फोट का जखीरा था जिसमें धमाका हुआ। इसके अलावा एक आतंकी आदिल के घर पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलडोजर से कार्रवाई की और उसे ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद आतंकियों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आ रहे।
सुरक्षा बलों ने त्राल में जिन आतंकियों पर एक्शन लिया वे दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। बीते 22 अप्रैल को वैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले से जुड़े वीडियो में दोनों नजर आए थे। आसिफ और आदिल सहित हमले में शामिल अन्य आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। अगली खबर श्रीनगर से है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में घायल लोगों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने बताया कि एक दिन पहले विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार के साथ बैठक की गई थी, जिसमें हमले की कड़ी निंदा की गई और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को विपक्ष का समर्थन देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे देश में नफरत फैलाकर समाज में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहना होगा। ये समय राजनीति का नहीं, एकता का है। It's been a terrible tragedy, and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother, and it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. Sorry. One second. I came here. I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened. And I assured both of them that myself and our party is going to support fully. कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देश के सेना प्रमुख ने आज श्रीनगर का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिसके बाद सेना और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना प्रमुख ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात, आतंकी गतिविधियों पर नजर और सुरक्षा को और मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। दौरे के दौरान सेना प्रमुख ने स्थानीय यूनिट्स से मुलाकात की और जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देशवासियों को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और सेना हर हाल में देश की अखंडता की रक्षा करेगी। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया है। मस्जिद से निकलकर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला और कुमार चौक पर एकत्र होकर आक्रोश जताया। इसके बाद सभी कलेक्टर
सभी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा घोषित 2025 के हाई स्कूल और हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में जालौन जिले के यश प्रताप सिंह ने टॉप कर जिले ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। यश प्रताप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे जिले में जश्न का माहौल है। यश की मेहनत, अनुशासन और समर्पण ने यह सिद्ध कर दिया है कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। यश रिजल्ट के दिन अपने रिश्तेदार के घर थे, तभी यूपी टॉप करने की जानकारी हुई। के न्यूज के साथ बातचीत में यश ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मेरे इस सफर में मेरे माता पिता, गुरुजनों, दोस्तों का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं आईएएस का बनने का सपना देखता हूं और आगे भी इसी तरह मेहनत करता रहूंगा। उनके स्कूल के शिक्षकों ने भी यश की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि वह शुरू से ही मेहनती और अनुशासित छात्र रहे हैं। जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यश को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। उत्तर प्रदेश का टॉप करने वाले, जालौन से टॉप करने वाले यश मेरे साथ मौजूद हैं। यश, आपने हाई स्कूल में टॉप किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप इसकी जो तैयारी का किस तरह से तैयारी की टॉप होने के लिए? इसके लिए तो देखो मेहनत करना पड़ता है, फिर अपने हिसाब से होता है। जो जैसे पढ़ सकता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। लगभग आपने कितने घंटे पढ़ाई की होगी? मुझे लगभग 12 से 13 घंटा पर डे पढ़ना पड़ता है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने स्कूल के या विद्यालय के टीचरों को और सहयोगजनों को देना चाहता हूँ। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में माता पिता और एक भाई। भाई क्या करते हैं? मेरे भाई पढ़ाई कर रहे हैं BTC। आपने हाई स्कूल में टॉप किया है, आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे, क्या तैयारी करें? मैं भविष्य में IAS बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। आप जो अपने से जूनियर बच्चे जो हाई स्कूल और भी करने वाले हैं, उनको क्या राय देंगे, किस तरह से पढ़ाई करें जिससे वो आगे के भविष्य में अपनी चुनौती पूरी कर सकें? मैं ये देना चाहता हूँ उनको राय कि पढ़ाई के साथ साथ वो फिजिकल काम भी करें, जैसे खेलना कूदना करें वो, जिससे उनका दिमाग जो होगा डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे कई लोग बच्चे, क्या आपको उम्मीद थी कि आप टॉप करेंगे, मतलब प्रदेश में टॉप करेंगे? हाँ, मुझे लगता था मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर बाद में किसको पता कौन कैसा करेगा। मुझे लगता था मैं कर लूँगा। ये थे मेरे साथ हाई स्कूल टॉप करने वाले यश, जिन्होंने बताया कि इसको टॉप होने के लिए उन्होंने 12 से 14 घंटे पढ़ाई की है। कासन से प्रशांत सोनी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम में इंटरमीडिएट में 5वां स्थान हासिल करने वाली अंशिका तिवारी ने विद्यालय के साथ साथ जनपद का गौरव बढ़ाया। अंशिका तिवारी महारानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल इंटर कॉलेज इंटरमीडिएट की छात्र रही हैं। यही नहीं, अन्य छात्रों ने भी हाई स्कूल की परीक्षा में संयुक्त रूप से छठा और एक छात्रा ने 10वां स्थान हासिल किया। इस दौरान विद्यालय के समस्त स्टाफ ने बाजी मारने वाली छात्राओं को मुंह मीठा कराकर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। के न्यूज की टीम ने बोर्ड परीक्षा में सफलता अर्जित करने वाली छात्राओं से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का रिजल्ट घोषित हो चुका है। जनपद बाराबंकी में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के कुछ छात्राएं जो प्रतिवर्ष नाम रोशन करते आ रहे थे, उसी के क्रम में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारते हुए लगातार हाई स्कूल में 5वीं रैंक प्रदेश में पाई है, इंटर में, और हाई स्कूल में 6ठी रैंक पर संयुक्त रूप से 2 लड़कियां और 10वीं रैंक पर एक छात्रा ने बाजी मारी है। हमारे साथ ये सभी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपना ये लक्ष्य साधा और विद्यालय प्रबंधन की तरफ से इन्हें किस प्रकार से सहयोग मिलता रहा है। क्या नाम है आपका बेटा? अंशिका तिवारी। अंशिका, क्या रैंक है आपकी? इंटरमीडिएट में। कैसा रहा अनुभव पढ़ाई का? आपने किस तरह से इसके लिए तैयारियां की थी? कुछ जरा अपना अनुभव साझा कीजिए। मैं 7 घंटे पढ़ाई करती थी टाइम टेबल बनाकर, और डेली का डेली मतलब टारगेट पूरा कर, जितना पढ़ना होता था डेली का डेली पढ़ती थी। अच्छा, विद्यालय से किस प्रकार से आपको सहयोग किया जाता? आपके शिक्षक, आपके गुरुजन मनोबल बढ़ाने के लिए आपका किस तरह से सहयोग करते हैं? क्या सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपको कौन सा पसंद है? मैथ्स पसंद है। तो मैथ्स वाले सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब देने में मदद करते थे। किस तरह से आपने पढ़ाई की विद्यालय में? मैथ वाले सर पूरी मदद करते थे, क्वेश्चन सॉल्व करवाने में जो भी कुछ हमें दिक्कत होती। बाकी टीचर्स भी
अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा किसान है, मम्मी गृहिणी। तो आपको गौरव इस पर होता है कि आप उनका नाम बढ़ा रही हैं? इस बात से हाँ। खुशी है आपको? क्या नाम है जी। बेटा आपका? गदीर फातिमा। गदीर। ये हाई स्कूल में आपकी 6ठी रैंक है। जी सर। क्या रहा शिक्षा का सफर? विद्यालय से किस तरह से आपको सहयोग मिला या? सर पढ़ाई करते थे और सर डेली का डेली सर रिवीजन, और सर लास्ट में PYQ सॉल्व किए और सर बस उसी तरह सेल्फ स्टडी की। मार्गदर्शन और- मिलता रहा। आइडियल किसको मानते हैं आप अपने? सर टीचर्स को। अपने टीचर्स को। Yes. चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या भविष्य में बनना चाहती हैं आप? सर डॉक्टर ही। डॉक्टर। बाराबंकी से कैमरा पर्सन नितेश के साथ राहुल त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक बार फिर से बाराबंकी के साई इंटर कॉलेज का परचम लहरा है। यहां पर हाई स्कूल के परीक्षा फल में 2 छात्राओं आसना और वर्तिका ने क्रमशः चौथा और 9वां स्थान प्राप्त कर टॉप 10 में जगह बनाई है। इस दौरान के न्यूज से खास बातचीत की इन छात्राओं ने। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी सफलता में उनके अभिभावकों और शिक्षकों का बड़ा हाथ है। आसना वैज्ञानिक बनना चाहती है, तो वहीं वर्तिका का सपना सिविल सेवाओं में जाने का है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का रिजल्ट आज घोषित हो गया है। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल में जनपद बाराबंकी के साई इंटर कॉलेज की आसना ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, वहीं वर्तिका ने 9वां स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या गुरुमंत्र रहा और क्या प्रेरणा से ये लोग इस पायदान तक पहुँच पाए हैं। आसना, कितने परसेंटेज आपके आए हैं? 97.33। कैसा सहयोग मिला है? किसने प्रेरणा दी सबसे ज्यादा? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, सब कोई कि हर कदम पे मेरे साथ रहे हैं। हमेशा मोटिवेशन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, हर तरह की गाइडेंस मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स हैं कि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। हमेशा कभी भी किसी भी अगर नंबर कम भी होते तो कभी भी मुझे मोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट ही किया। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा एक आरडी एजेंट है और मम्मी हाउसवाइफ हैं। टाइम देते थे आपको पढ़ाने में? नहीं, मेरी सेल्फ स्टडी है, बट हाँ मोटिवेशन हमेशा साथ रही। ज़रूरत पड़ी तो कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हमेशा साथ है, मगर मेरी सेल्फ स्टडी रही है। ऑल थैंक्स टू टीचर्स जिन्होंने भी मुझे 10th 9th 10th पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। हर पॉइंट पे जब भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमेशा साथ रहे। थैंक यू टू मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर और जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बाराबंकी से न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी। कश्मीर के पहलगाम में काराना हमले के विरोध में छावनी मंडल द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में आतंकवादियों के खिलाफ गहरी नाराजगी और निंदा जताई गई। कार्यक्रम के दौरान आतंकवादियों का पुतला दहन भी किया गया, जो आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश था। भारी संख्या में लोग इस श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए, जिन्होंने इस हमले के शिकार हुए निर्दोष लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया, राहुल सिंह, कार्य समिति सदस्य आयुष शर्मा, आलोक वाजपेयी, मंटू, ब्रजेश सिंह, डीडू, अभिषेक अवस्थी, जितेंद्र सिंह, विशाल शर्मा, भावना गुप्ता सहित सैकड़ों सम्मानित कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। उन्होंने मिलकर आतंकवाद की कायराना घटनाओं की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद का कोई स्थान नहीं और हम सभी मिलकर अपने समाज में शांति और सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी को आतंकवाद के इस खतरनाक खतरे से निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा, ताकि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज स्थापित किया जा सके। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया गया। आपको बता दें 11 वर्षीय हर्ष बाबू, जो कक्षा 8 का छात्र था, उसको एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हर्ष शिव सागर उर्फ पप्पू निषाद का इकलौता बेटा था और अपनी 5 बहनों के बीच परिवार का लाडला था। घटना उस समय हुई जब हर्ष दुकान से सामान लेने गया था। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और हर्ष के परिवार में कोहराम मच गया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर्ष के परिवार में उसकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। 5 मई को होने वाली शादी की खुशियां अब मातम में बदल गई हैं। 10 दिन बाद होने वाली इस, आपको बता दें
ये जो शादी के लिए परिवार तैयारी कर रहा था, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। हर्ष के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर जिले में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रकट किया है। नमाज के बाद अनूप शहर रोड स्थित ताज मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंका और सरकार से आतंकवादी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मस्जिदों में नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। उन्होंने पहलगाम में शहीद हुए नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। नमाजियों ने आतंकवाद के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए इस कायराना हमले की निंदा की। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले के बाद कानपुर में भी हाई अलर्ट पर प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया। जुमा की नमाज के चलते पुलिस खास सावधानी बरतती नजर आई। सेंसिटिव इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पीएससी भी तैनात की गई थी। इसके साथ ही अफसर पुलिस बल के साथ पैदल मार्च भी कर रहे थे। थाना प्रभारी से लेकर एसीपी और एडीसीपी व डीसीपी फोर्स के साथ सड़क पर दिखाई दिए। पुलिस अफसर भी सीधी निगरानी बनाए हुए थे। जुमे की नमाज के चलते शुक्रवार को कानपुर में अलर्ट रखा गया। हर बार की तरह हम लोगों ने प्रॉपर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। ड्रोन कैमरा भी है, पीएससी है, क्यूआरटीज़ हैं, हर जगह जो पुलिस की पिकेटिंग है, सारी ड्यूटियां लगी हुई हैं। और एक रूटीन वे में हम लोगों ने जो ड्रिल है वो हम लोग रखे हैं। बहुत अच्छे ढंग से जुमा की नमाज होगी, कहीं कोई ऐसी सूचना नहीं है। तो सोशल मीडिया पे कितने बजे रखी जाती है? सोशल मीडिया पे हर बार की तरह हम लोग बहुत पैनी नज़र रखे हैं। कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ अगर सोशल मीडिया पे चलती है या आती तो निश्चित रूप से जो भी उसकी जवाबदेही लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस जानकीपुरम स्थित बीआर अंबेडकर छात्रावास में बुधवार को छात्राओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वजह बनी मेज में परोसे गए खाने में कीड़ा और गंदगी का मिलना। नाराज छात्राएं सुबह से ही छात्रावास के गेट पर इकट्ठा होकर हाथ उठाने में कोई सुधार नहीं हुआ है। आर्थिक अस्वच्छ है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा, हर दिन खाने में कभी भी सड़ी सब्जियां निकलती हैं। हम पढ़ाई करने आए हैं, बीमार पड़ने नहीं आए हैं। प्रदर्शन स्थल पर छात्राएं सड़क पर धरने पर बैठ गईं, जिससे आवागमन भी कुछ देर के लिए बाधित रहा। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने की कोशिश की। जनपद इटावा के जसवंत नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत चौधरी सुघर सिंह इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली छात्रा मोहिनी ने आज उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करके गांव, परिवारजन और विद्यालय का नाम रोशन किया है। परिजनों और विद्यालय में बधाई का सिलसिला जारी रहा। छात्रा मोहिनी ने कहा कि हमको हमारे परिवार का और शिक्षकों का बड़ा सहयोग मिला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक विषय के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बेहतर पढ़ाते हैं और घर पर लगातार अध्ययन करने से ये सफलता हासिल हुई। मोहिनी ने बताया कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सभी छात्र छात्राओं को सभी जरूरी विषयों पर स्कूल में पढ़ने के बाद घर पर अध्ययन करना चाहिए। मेरे पिता किसान हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ हैं, मुझे मेरी 3 बड़ी बहनें और एक मेरे भाई हैं। मेरी बड़ी बहनों का मुझे सपोर्ट मिला और यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनकर देश की सेवा करने की चाहत जताई।
कानपुर में जाम का मुख्य कारण बने ई रिक्शा के लिए अब पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर ई रिक्शा के मैनेजमेंट के लिए प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब अलग अलग जोन में कैंप लगाकर ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम की तरफ से एक बारकोड जारी होगा। उस बारकोड के हिसाब से ही शहर में ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। 21 अप्रैल से शहर में शुरू हुए अभियान का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि शुरुआत में कुछ स्थानों पर ई रिक्शा के रिकॉर्ड अपडेट न होने की दिक्कतें आई, लेकिन अधिकारियों ने डाटा सॉफ्टवेयर को अपडेट कर पंजीकरण की प्रक्रिया सुचारू कर दी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए नगर निगम के प्रभारी अधिकारी IT राहुल सबरवाल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद कलर कोडिंग का बारकोड ई रिक्शा पर लगाया जाएगा। अच्छा भी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हम लोग कानपुर में 10 कैंप में लगा के कर रहे हैं, जिसमें से सभी कैंपों में अब कार्य सही तरीके से चल रहा है। 21 तारीख से इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी ई रिक्शों का रजिस्ट्रेशन, जितने भी ई रिक्शा ई ऑटो हैं उनका सारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। इसमें सभी प्रपत्र लेके हमने जगह जगह पे 10 बैनर भी लगा दिए हैं, जिससे ई रिक्शा मालिकों को आने से पहले उसकी सूचना मिल जाए कि कितने कैंप हैं और क्या क्या दस्तावेज लेके आने हैं। उन रिक्शों के रजिस्ट्रेशन होने पे, उनके सारे कागज़ पूरे होने पे हम उनको एक रजिस्टर कंप्लीट करते हैं और उनसे 5 रेफरेंस पूछते हैं, चॉइस, जो वो अपना हमारे जो बैनर लगे हुए हैं उसमें पूरे कानपुर शहर में 40 रूटों में बांटा गया है। इन 40 रूटों पे अलग अलग रूट 5 चॉइस बताई जा रही हैं। एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के गजराजपुरी मोहल्ले में एक अवैध क्लिनिक पर गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान देर रात हुई मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में CMO उमेश त्रिपाठी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आशा कार्यकर्ती को निलंबित कर दिया है और अवैध क्लिनिक को सीज कर दिया है। अवैध क्लिनिक में गर्भवती महिला का प्रसव कराया जा रहा था, जब महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मामला CMO उमेश त्रिपाठी ने स्वयं उनके संज्ञान में आया, जिस पर उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। CMO के निर्देश पर SCMO ने अवैध हॉस्पिटल को सीज कर दिया और स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। CMO उमेश त्रिपाठी ने कहा कि जिले में अवैध क्लिनिक चलाने वालों के खिलाफ एक बार फिर विशेष अभियान चलाया जाएगा। कि आप सभी के माध्यम से ही मुझे ज्ञात हुआ है कि कल रात में किसी गर्भवती महिला की इसके अबॉर्शन के दौरान किसी नर्स जो है, जो अपने घर में अपना इस तरह का क्रियाकलाप कर रही थी और उसने उसका गर्भपात किया होगा और वो उसकी डेथ हो गई। तो उसके खिलाफ FIR भी कराई जा चुकी है उनके पति द्वारा और हम भी जो है उसको एक्शन ले रहे हैं और आज उसका मकान सीज, मतलब जहाँ वो करती थी काम, उसको सीज कर दिया जाएगा। खबर कन्नौज से है। गौरव, आपको बता दें कन्नौज से अहम खबर है। गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों को खाने पीने की बेहतर व्यवस्था को हो सके, इसके लिए सरकार के साथ साथ अब समाज सेवी व किसान भी मदद के लिए आगे आने लगे हैं। इसकी एक तस्वीर कन्नौज जिले के कलेक्ट्रेट परिसर से देखने को मिली है। यहाँ दानदाताओं में कन्नौज विकासखंड में संचालित गौशालाओं के लिए करीब 700 कुंटल भूसा दान किया गया है। कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने भूसे से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर गौशालाओं के लिए रवाना किया है। DM आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि जिले में संचालित गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों को साल भर भूसा उपलब्ध रहे, इसके लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक लोग भी आगे आकर भूसा दान कर रहे हैं। जिले में करीब 28,000 कुंतल भूसा दान में मिल चुका है। प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए सतत प्रयासरत है। इस क्रम में अपने जनपद में लगभग 182 गौशालाएं हैं, जिसमें कुल 9,000 गोवंश रह रहे हैं, जिनकी देखभाल की जा रही है। इसमें सरकार कई बार भूसे को खरीदती है। इसके साथ ही साथ जन जागरूकता अभियान चला करके और दान के माध्यम से हम लोग भूसा रखते हैं। इस भूसे को इतनी बड़ी संख्या में हम लोग रख लेते हैं ताकि पूरे वर्ष भर इनको खाने पीने किसी प्रकार की गोवंश को समस्या न आए। रामनगर में हर वर्ष 26 अप्रैल को वाल्मीकि समाज द्वारा रामनगर से कुछ दूरी पर स्थित सीतामढ़ी मंदिर प्रांगण में श्रद्धा पर्व मनाया जाता है। इसी पर्व की इस वर्ष भी तैयारियों को लेकर गुरुवार को वाल्मीकि समाज के कुछ लोग गुरुवार को सीतावनी मार्ग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। समाज के लोगों का आरोप है कि इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन लोगों के साथ बेवजह मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। उनका आरोप है कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा गुरुवार को ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। मैं नीचे इधर ही हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया था थाना मतलब ये रामनगर में, और बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आए इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा के लोग भी हमारे यहाँ पर, हमारे राष्ट्रीय संचालक हरपाल आदिवासी के साथ में पूरी टीम है, उन लोगों ने सबने मिलकर हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। और हमें यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं सैनी साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज दोपहर तक जो है उनको हर हालत में कुछ आपको रिजल्ट दूंगा और कुछ लोगों को गिरफ्तार करूँगा। क्योंकि हमें लोगों के नाम पता नहीं थे, अज्ञात में मतलब ये कि FIR दर्ज मतलब ये कि दी थी हमने, लेकिन उन्होंने पुलिस ने हमें ये आश्वासन दिया है कि हमें कुछ हद तक पता चल चुके हैं, कुछ हम। उत्तराखंड में निर्मित हो रही फिल्म दून एक्सप्रेस में बॉलीवुड फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे संस्कृति मंत्री के रूप में नजर आएंगे। आपको बता दें कि 30 मार्च से रुद्रपुर स्थित एम्यूनिटी पब्लिक स्कूल में दून एक्सप्रेस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि पांडे एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही है, जिसके प्रोड्यूसर दीपक पांडे एवं ममता पांडे हैं, जबकि फिल्म का डायरेक्शन कमल मेहता कर रहे हैं। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन दीवान मुकेश सिंह है, एसोसिएट प्रोड्यूसर RP गिल्डियाल। आपको बता दें कि प्रोड्यूसर नरेंद्र रेथाड़, रेडियो पार्टनर RJ काव्य, आउटडोर मीडिया पार्टनर मुकुल चंचल, मीडिया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नाहिद खान है, जबकि फिल्म की कहानी अनुग्रह अग्निहोत्री और दीपक पांडे ने लिखी। वही फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक पांडे ने बताया कि स्कूल के कुछ सीन फिल्माए जा चुके हैं। इसके बाद फिल्म की शूटिंग देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, भीमताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर इत्यादि क्षेत्रों में की जाएगी। जो प्रेस वार्ता है, हमारा दून एक्सप्रेस जो मूवी है, दून एक्सप्रेस एक संघर्ष जो उत्तराखंड की एक मूवी है और जो देहरादून पे शूट हो रही है। देहरादून की एक लड़की के संघर्ष की कहानी है, 10 साल की एक लड़की की संघर्ष की कहानी है। कैसे कैसे वो उस पड़ाव को पार करती, कौन कौन उसका साथ देता है, इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में बहुत प्यारे बच्चों के गाने भी हैं। ये फिल्म सरकार भी इसमें हम लोगों को सहयोग कर रही है, जिस तरह कि आप सब लोग जान रहे हैं। कई सारी हमारी नीतियाँ हैं, फिल्म नीतियाँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार को बोलेंगे, क्योंकि एकुल की टेकुल अकेला क्या कर सकता है, तो वो ज़रूर सरकार को बोलेंगे। और सरकार के पास मेरी बातें भी जा चुकी हैं। जब मेरा अपना ग्राउंड तैयार हो जाएगा, जब मैं तैयार हो जाऊंगा, तो तब मैं सरकार को बोलूँगा। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, शूटिंग के नाम पे मैंने पहले भी बताया, गांव का कोई पुराना घर है, खंडहर है, नया है, पुराना, सब काम आएगा। खबर अल्मोड़ा से, जहां पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल अल्मोड़ा पहुंची। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में कानून व्यवस्था को लेकर जनपद के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध की समीक्षा की। उन्होंने दौरे में जिस तरह से फिजिकल क्राइम के सापेक्ष साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की 2 तरीके से कार्य कर रहा है, जिसमें लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें पुलिस के विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के निर्देश पर और मुख्यमंत्री के सुपरविजन में प्रदेश में साइबर कमांडो की ट्रेनिंग दी गई। देखिए, साइबर क्राइम हमारा निरंतर बढ़ रहा है। हम ट्रेंड यही देख रहे हैं कि फिजिकल क्राइम से इस वक्त साइबर क्राइम्स की तरफ ट्रेंड ज़्यादा हुआ है। इसको देखते हुए हमें दोनों तरफ कार्य करना होगा। एक, जनता जागरूक रहे। जनता को जागरूक करने के लिए हम निरंतर हमारे सोशल मीडिया सेल्स की तरफ से साइबर क्राइम, फ्रॉड किस प्रकार के हो रहे हैं, उसकी सूचनाएं जनता तक भेजने की कोशिश करते हैं। यही आग्रह रहेगा कि अल्मोड़ा पुलिस का रेंज का जो फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम के वीडियोस हैं, उनको जनता निरंतर देखे और समझे किस प्रकार से साइबर क्राइम हो रहा है। कालाढूंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत देर शाम कालाढूंगी हल्द्वानी मोटर मार्ग में बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद 3 बाइकों में भिड़ंत, भीषण टक्कर के बाद दोनों बाइकों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना में पति पत्नी सहित 4 लोग झुलस गए। इस दौरान सड़क में दोनों ओर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CSC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर पति पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद STH रेफर कर दिया है। इसके अंदर जो हमारा कालाडोंगी से चकलवा के बीच में लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे, जैसे हमने इनसे पूछा, जो घायल है इनसे पूछा, तो उन्होंने बताया
कि आमने सामने दो बाइकों का टक्कर हुई है, जिसकी वजह से आग लगी और उसके छींटे जो है तीसरी जो मोपेड है उस पर पड़े और उसकी वजह से जो दो उसमें जा रहे थे उनके हाथ थोड़े जले हैं। बाकी एक बाइक जो है उसमें दो मृतक हैं इसमें और जिनकी शिनाख्त की जा रही है और दो को हॉस्पिटल रेफर किया गया जो हेल्थ है। हरिद्वार में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिडकुल थाना पुलिस ने अवैध गांजा की भारी खेप के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी ईशांत तेजियान को आईएमसी चौक के पास से सर्विस रोड से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 21.2 किलोग्राम नाजायज गांजा और एक सियाज कार बरामद की गई। फिलहाल नेतृत्व रहने वाला ईशान तेजिया, जिसके विषय में थाना सिडकुल को समय समय पर सूचना प्राप्त होती है कि ये व्यक्ति जो है अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त थी। इस पर आज जो है चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया, तो इसमें 21 किलो गांजा, लगभग 21 किलो गांजा इससे बरामद हुई है और इसका एक साथी भी इसमें संलिप्त है। इसकी तलाश जो है पुलिस द्वारा की जाए। इसके ऊपर मारपीट व अन्य मुकदमे भी हैं। इसका आपराधिक इतिहास भी है। जो अन्य साथियों की जांच भी की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है और इसके जहां से लाता था गांजा उस संबंध में पूरी जो है विस्तृत जानकारी की कार्रवाई की। पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल निवासी विनय नरवाल की अस्थियां आज हर की पैड़ी पर विधिवत पूजा पाठ के साथ गांव में विसर्जित की गई हैं। आपको बता दें गंगा में विसर्जित की गई। इस दौरान शहीद के पिता राजेश नरवाल व मामा समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और भाजपा कार्यकर्ता भी घाट पर पहुंचे। अस्थि विसर्जन के बाद शहीद के पिता राजेश नरवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा बेटा तो देश पर शहीद हो गया, लेकिन दुआ है कि भविष्य में किसी और के घर ऐसा हादसा न हो। इस दौरान हर की पैड़ी पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं की आंखें नम थी। घटना मैं भी सुनी सुनाई बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो घर पर था, बेटा और मेरी पुत्र वधू गए हुए थे। उसके बारे में उसको डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भारत सरकार से मैं यही चाहूँगा, मेरा बेटा तो शहीद हो गया, बट भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुख्ता जो भी वो कर सकते हैं वो करें। रुड़की के चंद्रशेखर आजाद चौक पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटित हुई आतंकवादी घटना के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल व रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सामूहिक रूप से पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद बंद हो, धर्म पूछकर हत्याएं बंद हो आदि नारे लगाए गए, जिसका लगाकर ये तमाम नारे लगाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष धीर सिंह रोड ने कहा कि पहलगाम की घटना देश की ऐसी घटना है जिसमें हिंदुओं को सीधे सीधे धर्म पूछकर गोली मारी गई है। ये बड़ी विचित्र घटना है। प्रत्येक भारतीय इसकी निंदा करता है। साथ ही केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए किसी भी स्तर पर जाकर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। देखिए, आज ये जो घटना क्या है, तो ऐसी दुर्दांत घटना हुई है जिसके संबंध में प्रत्येक नागरिक, वे चाहे भारत में नहीं चाहे किसी भी देश में निवास कर रहा है, वे इससे बहुत अंदर की आत्मा से बहुत क्षुब्ध है। और हम सब आज व्यापारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अपने मित्र बंधु और जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट के जो यहाँ से व्यापारी भाई सभी इकट्ठा हुए हैं, तो सभी ने आज ये मांग की है कि जो इस तरह से जो ये नरसंहार जो हुआ है पहलगाम में, ये इस तरह कब तक होता रहेगा, कब तक हम लोग जो सहन करते रहेंगे। और अब हमारे जो नेतृत्व जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, हम उनका कुशल नेतृत्व मानते हैं। हम समझते हैं कि अब इसका जो है अंत हो जाना चाहिए। ये बड़ी दुखद घटना है और जो लोग वहाँ से गए हैं वो हमारे ही परिवार के हैं, और जिस तरह से उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई, जो आज तक देश में कहा जाता था कि सभी धर्म के लोग भाई भाई हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति है। और मैं अपने नेतृत्व से अब ये क्लियर कहूँगा कि जो पूर्व में भी घटनाएं हुई, जो राजस्थान में जिस प्रकार उन्होंने एक हिंदू को मारा था गला रेत कर, और वो आज भी जेल में बंद है, उस पर तुरंत फैसला लेते हुए एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए
कि जो वो कत्लेआम करना चाहते हैं, जो वो अपना एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो इस भारत में नहीं फैलेगा। और भारत सरकार को चाहिए तुरंत ही जनसंख्या पे और 2 बच्चों पर वोट का अधिकार सीधे सीधे, क्योंकि अब अगर चोट उन पर करनी है तो वोट के अधिकार के लिए कानून लाना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले के बाद देश के हर वर्ग में आक्रोश है, जिसके चलते देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन के जरिए आतंकवादियों और उसके आकाओं को सबक सिखाने की मांग की जा रही है और ये मांग उठ रही है। इसी क्रम में आज पछवादून के हरबटपुर, विकासनगर, डाकपत्थर और कालसी में व्यापार मंडल के आह्वान पर दोपहर तक बाजार बंद रहे, जिसमें सभी वर्गों के दुकानदारों को समर्थन मिला और बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। वहीं दूसरी ओर विकासनगर और हरबटपुर में व्यापार हुआ। स्थानीय लोगों ने, व्यापारियों ने आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और आतंकवाद के पुतले का दहन किया। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बार आतंकवाद के आका पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पहलगाम में और जो निंदनीय घटना, मानवता के खिलाफ जो कृत्य आतंकवादियों ने किया है, बल्कि आतंकवादियों ने नहीं, जिहादियों ने किया है। धर्म के नाम पर ये जानकारी प्राप्त करके कौन हिंदू है, कपड़े उतारकर उनसे पूछकर जो ये कृत्य किया है, बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पूरा देश 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की है, सब आक्रोशित है। ये घटना हुई है जहाँ पे निर्दोष पर्यटक जो घूमने गए हुए थे उनको आतंकवादियों द्वारा मारा गया। आज पूरा देश आक्रोश में है, पूरे देश के लोग आक्रोश में है। उसी क्रम में व्यापार मंडल द्वारा पूरे पछवादून में और विकासनगर में बाजार बंद रहा। उसके विरोध में आज सभी व्यापारी भाइयों ने, यहाँ पर सभी पार्टियों के लोगों ने एकजुट होकर यहाँ पर आतंकवाद का पुतला फूंका और अपना आक्रोश जाहिर करा। निश्चित रूप से आज पूरे देश की जनता सरकार की ओर देख रही है। निश्चित रूप से सरकार को एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ, इस आतंकवाद के खिलाफ करनी चाहिए। पूरा देश, पूरे देश की पार्टियां आज मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ी हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। वहीं देहरादून में भी बजरंग दल ने व्यापारियों के साथ मिलकर पाकिस्तान का पुतला फूंका और आक्रोश दिखाया। वहीं उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर आग लगाकर विरोध दर्ज कराया। वहीं विश्व हिंदू परिषद महानगर के अध्यक्ष अनिल मैसोना ने बताया कि देहरादून में जितने भी कश्मीरी हैं सब जांच की जाएगी और उनका बैकग्राउंड क्या है। वहीं प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख बजरंग दल उत्तराखंड के विकास वर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा इस पर दावे न करके कोई ठोस कदम उठाया जाए। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे कश्मीर के जो छात्र हैं जो देहरादून में पढ़ते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि उनको यहाँ से हटाया जाए, पर उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग कहाँ से आए हैं, किस परिवार से आए हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। मुसलमानों के प्रति है, ये मजहबी कट्टरपंथियों के प्रति है। आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे? अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। मारा जा रहा है हिंदू, कभी पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है तो कभी कश्मीर में मारा जा रहा है। क्या गलती थी उन निर्देशों की जिन्हें ISI के माध्यम से निशाना बनाया गया? क्योंकि वह जान चुके हैं 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी सरकार बनी है वह खोखली है, सिर्फ दादे ठोकने तक सीमित रह गई। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ उत्तरकाशी में विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय में भी भारी आक्रोश है। शुक्रवार को उत्तरकाशी में अल्पसंख्यक सेवा समिति ने जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त सभी लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर सीमा पार से आया आतंकी का विरोध कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाया। भाजपा अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हाजी इरशाद कुरैशी ने बताया कि पहलगाम जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के आतंकी हमले से हमारे 27 भारतीयों का नरसंहार हुआ है। हम इस कायराना हरकत की घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तानी आतंकी पहले आपको बता दें हमले का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर आतंकी हमला किया है इसका हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे जितने भी भाई शहीद हुए हैं इन सबका पाकिस्तान से बदला लिया जाए। इसको लेकर आप लोगों ने इस घटना को देखते हुए इसका पुरजोर
से जो है विरोध किया है। हम सब लोगों ने काली पट्टियाँ बांध करके नमाज अदा की है। और ये जो 22 अप्रैल के अंदर कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर के बेगुनाह टूरिस्ट के ऊपर जो अनावश्यक रूप से गोले बरसा कर 27 लोगों को उनकी नृशंस हत्या कर दी है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं और ऐसे राक्षस लोगों को हम भारत सरकार से इस चीज़ का मतलब आह्वान करते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोगों से सख्ती के साथ निपटा जाए और खून का बदला खून से लिया जाए और उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि ज़िंदगी में कभी भूल के भी वो इस तरह की कायराना हरकत ना कर सकें। पाकिस्तान आतंकवादी का जो है विरोध किया है काली पट्टी बांधकर। हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद में जुमा से पहले ही 300-350 लोगों ने काली पट्टी अपने हाथों में बांध दी थी और पाकिस्तान का विरोध किया था। पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं और पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत करी है, इसका हम बहुत विरोध करते हैं और निंदा करते हैं इस चीज़ की कि पाकिस्तान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो इसका हम घोर विरोध करते हैं और पाकिस्तान को भी सरकार से अपील करते हैं कि पाकिस्तान इसका जो है सरकार से अपील करते हैं कि भारत सरकार से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए। जितने इन्होंने हमारे आदमी मारे गए उससे ज़्यादा इनके आदमी मारे जाएँ यहाँ, इसको जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 30 अप्रैल को हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विशाल संविधान बचाओ रैली आयोजित कर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के संविधान विरोधी रवैये व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हुंकार भरेंगे। ये निर्णय बीते दिन प्रदेश कांग्रेस की उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की उपस्थिति में व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिया गया। कांग्रेस की पाठशाला से ये परिणाम निकल कर आया है कि पूरे देश में आगामी दिनों में देशव्यापी संविधान बचाओ रैली प्रदेश, जिला व विधानसभा के बूथ स्तर पर चलाई जाए, जिसका उद्देश्य आगामी 2027 में जीत को लेकर आपको बता दें आकलन करना है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की इस रैली को उनके गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की पोल खुलने की तिलमिलाहट बताया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा की अध्यक्षता में पिछले दिनों संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई निर्णय लिए गए। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कैलेंडर के अनुसार कांग्रेस प्रदेश में आगामी 40 दिनों तक संविधान बचाओ संविधान कार्यक्रम चलाएगी, जिसके तहत 30 अप्रैल को रेंजर ग्राउंड में राज्यव्यापी रैली आयोजित की जाएगी। उसके बाद प्रदेश के सभी जनपदों में और उसके बाद 70 विधानसभाओं में संविधान बचाओ रैली आयोजित की जाएगी। वहीं जगह जगह गोष्ठी आयोजित की जाएगी, कहीं रैली निकाली जाएगी तो कहीं लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। का कार्यक्रम है, 40 दिन का पूरे देश में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जिसमें संविधान बचाओ कार्यक्रम प्रदेशों में होने हैं। उत्तराखंड प्रदेश में हमने जो प्लान किया है, आगामी 30 अप्रैल को प्रदेश व्यापी रैली हो रही है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में हम लोग संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रदेश के हर जनपद में संविधान बचाओ रैली करेंगे और उसके बाद प्रदेश की 70 विधानसभाओं में ये अभियान चलेगा संविधान बचाओ का, जिसमें गोष्ठियां होंगी, सम्मेलन होंगी, हमारी पदयात्राएं होंगी। संविधान के मामले में बहुत गंभीर पार्टी है, क्योंकि संविधान पर लगातार जिस प्रकार से आरएसएस, भाजपा, संघ परिवार के लोग हमला कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तमाम कानूनों में जो संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, उनके बारे में जिस प्रकार से तमाम तरह की गलत व्याख्या भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कर रहा है, तो जनता के बीच में जाकर के ये संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारा अभियान। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल ये उठाया है। कांग्रेस को ये सड़क पर उतरकर संविधान बचाने की रैली निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये बात सोचने की है। अगर वो संसद में रह करके और खास तौर पर उत्तराखंड में अगर मित्र विपक्ष की नहीं बल्कि एक प्रखर विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करती, तो शायद ये संसद में जो सड़क पे जो संविधान बचाओ रैली उनको निकालने की जरूरत नहीं थी। हम तो यूं कह सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जिसने धोखा दिया है वो एक डूबता हुआ जहाज आज की डेट में कांग्रेस उसी तरह से डूब रही है।
और बहुत जल्द बीजेपी ने भी उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत बड़ा धोखा दिया है समय समय पर, तो उनका भी जहाज इसी प्रकार से डूबता मुझे नजर आ रहा है। अब जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान बचाने के लिए हर सरकार ने जो कमी रखी है, सरकार संविधान को छेड़छाड़ की है, संविधान की अवहेलना की है, तो मैं समझता हूं कि उनको अब सड़क पर उतरकर इस प्रकार से संविधान बचाने रैली निकालकर ढोंग नहीं करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि अहमदाबाद अधिवेशन में पारित न्याय पथ संकल्प प्रस्ताव से आरएसएस व भाजपा की बौखलाहट बढ़ गई है और इससे खिसियाकर भाजपा सरकार ने आनन फानन में तथ्यहीन आरोप लगाते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी व राहुल गांधी व अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी से झूठी व तथ्यहीन चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करवा दी, केवल कांग्रेस को बदनाम करने के इरादे से, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। और अब जबकि देश का लोकतंत्र व संविधान खतरे में है, तो कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने नेताओं से आग्रह किया है कि वे अगले 40 दिनों तक चलने वाले इस संविधान बचाओ रैली के अभियान में बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक के एक कार्यकर्ता को जोड़ने के अलावा उन सभी का भी सहयोग व समर्थन ले, जो देश में लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए लगातार किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को भी रैली व प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। कि केंद्रीय कार्य समिति और अधिवेशन में जो फैसले लिए गए, जो प्रस्ताव वहां पर पास हुए, वो कैसे क्रियान्वित होंगे, उसके लिए पूरे देश के अंदर कल कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठकें हुई है और उसमें निर्णय लिया गया है कि 30 तारीख को प्रदेश मुख्यालयों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में भी 30 तारीख को संविधान बचाओ रैली जो है देहरादून में होगी और इस रैली के माध्यम से हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे कि देश और प्रदेश संविधान से चलेगा, ना कि भाजपा की हनक और सनक से चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सोचती है कि जो उसका घोषणा पत्र है वही देश का संविधान है और देश के आम आदमी का, चाहे वो दबा कुचला व्यक्ति हो, चाहे गांव का अंतिम व्यक्ति हो। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने आप से ही बचाव की यात्रा निकालनी चाहिए थी। दूसरा, जिस प्रकार से वो संविधान बचाओ यात्रा निकालने के लिए पूरे देश में अलग जगाने की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की स्थिति वो पैदा कर रहे हैं। ईडी का जिस तरीके से शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, उसको लेकर के वो संविधान बचाओ की यात्रा निकाल रहे हैं। यानी कि गलत काम भी आप करो, नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार भी आप करो और तमाम उन चीजों का आरोप आप जो है सत्ता पक्ष पर लगाने का काम करो। आपने कुकृत्य किए हैं, उन कुकृत्य की अगर आपको सजा मिल रही है तो आप संविधान बचाओ की बात करते हैं। उस समय आप संविधान बचाओ की बात नहीं करते जिस वक्त आप भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, जिस वक्त आपके लोग जो है इस देश को लूटने का काम करते हैं, उस वक्त आपको संविधान याद नहीं आता, लेकिन आज आपको संविधान याद आता है। अब प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि पार्टी नेता इसी प्रकार से एकता के साथ संगठन को मजबूत करते हुए कार्यक्रमों को सफल बनाएगा तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा भाजपा सरकार की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध कर जनहित के मुद्दों को उठाया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया। इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े तमाम नेता एकजुट होंगे। हालांकि कांग्रेस को बीते लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में बड़ा नुकसान हुआ है। इसका कारण भीतर घात माना गया है। इस समय कांग्रेस के हाथ खाली हैं और 2027 भी दूर। इसी वजह से अब कांग्रेस कार्यक्रमों के माध्यम से अपना कुड़वा जोड़ने लगी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।